Welcome back and welcome back in my videos. Myself Manoj, and in this video I would like to talk about the question will be based on The Color Purple, a novel by Alice Walker. So in the last video I already talked about a lot about the author Alice Walker and her work The Color Purple. So I think you must be knowing and must be remembering the character, the protagonist named Silly, and other characters which are associated with the protagonist Silly. So the first question that we should discuss about it. Actually, I just gone through the many previous year exams. Over there, I saw that the important question appear many times in exam. That is, they often talk about the growth of Silly from ignorance to awareness as an individual. मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से बन रहे हैं कि कलर पर्पल के अंदर आपको डिस्कस करना है सिली का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार, पहले तो वो इग्नोरेंस था, मतलब अज्ञानी थी वो लड़की, उसको नॉलेज नहीं थी, उसके बाद फिर उसको अवेयरनेस मिलती है और वो एक एज ए इंडिविजुअल वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है. तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि टॉक अबाउट सिली, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करो कि शुरुआत में तो वो एक पैसिव टाइप की गर्ल होती है बट आगे चलकर वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बन जाती है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में ऐसे आते हैं, तो अगर सपोज कीजिए अगर आपका कैरेक्टर भी आए तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आप देख लीजिए. उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन के. देखिए इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द कलर पर्पल इज ए 1982 epistolary novel by American author Alice Walker, which won the 1983 Pulitzer Prize for Fiction and National Book Award for Fiction. So second point, Alice Walker's Color Purple is an extraordinary literary work. एलिस वॉकर का ये जो वर्क है द कलर पर्पल, जो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब शानदार वर्क है, लिटरेरी वर्क है, जो कि टेक प्लेस मोस्टली, जो कि मतलब पर्टिकुलर एक जॉर्जिया के पास एक पर्टिकुलर गांव है, वहां पर इसकी सेटिंग को रखा गया है. और ये जो स्टोरी है वो अक्सर बात करती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करती है. एंड रेशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे काला, सफेद, भूरा, ब्राउन स्किन, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेद करना, उसमें अंतर करना. और सेक्सिज्म, सेक्सिज्म का मतलब होता है कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना. इल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट का मतलब होता है बुरा व्यवहार. मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को या पर्टिकुलर किसी जेंडर को मार्जिन कर देना, मतलब उसको दूसरे लोगों से हटाकर उसको पूरा दबाना, उसको डोमिनेट करना, उसको घटिया बना देना, उसके ऊपर मतलब गलत व्यवहार करना, उसको मार्जिनलाइज कर देना, मतलब पूरी तरह से. तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब पर्सन को आप नीचा दिखा रहे हो, तो नीचा दिखाना मतलब मार्जिनलाइजेशन, ठीक है. एंड प्लाइट ऑफ ब्लैक वुमेन, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा. यहां पर है कि ब्लैक वुमेन की किस प्रकार से दुर्दशा हुई थी, इस बारे में आपको डिस्कस करना है. एंड देन आफ्टर यू नीड टू टॉक अबाउट अब्यूज एंड ब्लैक लेस्बियनिज्म, ठीक है. लेस्बियनिज्म के बारे में बात करना है कि जो ब्लैक पीपल थे उसके लेस्बियनिज्म के बारे में, लेस्बियनिज्म के बारे में बात करनी है कि लेस्बियन वो लोग थे और उनको, उनकी तरफ जो एटीट्यूड है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए. इस प्रकार से चीजों को हमने इस पर्टिकुलर नॉवल में ये जो स्टोरी है, ये जो प्लॉट है, इन सब चीजों पर स्ट्राइक करता है, इन सब चीजों पर आघात करता है और इन सब चीजों को बताता है. आगे यहाँ पर स्ट्रगल भी बता रहा है. अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो थी वो साउदर्न स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में रहती थी और वो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड था वो था 1930s से लेकर 1940s. एग्जैक्ट टाइम नहीं है बट ये बात मानकर चलिए कि 1930 से लेकर 1940 तक के बीच में जो पीरियड था वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन जो वुमेन थी उनका जो उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट था, इवन ब्लैक लोगों का या फिर व्हाइट लोगों का या फिर अदर जो कैरेक्टर जो एसोसिएटेड थे, उन सब का जो ट्रीटमेंट था वो काफी ज्यादा बुरा था. अब देखिए थर्ड पॉइंट. एलिस वॉकर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1930s to 1940s. एलिस वॉकर जो थी उसने काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया
1930 से लेकर 1940s के पीरियड के बीच में जो लोग, जो ब्लैक विमेन थी, उनके ऊपर किस प्रकार का जो ट्रीटमेंट जो था वो किया जा रहा है, इन सब चीजों से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई। और इसीलिए उसने अपनी इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर उसकी जो सेटिंग है उसको भी उसने 1930s के आसपास रखा है। तो ये एक इन्फ्लुएंस आपको जो एलिस वॉकर के ऊपर था वो इस पर्टिकुलर नॉवल पर भी देखने को मिलता है। देयर वॉज मच रेसिज्म एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करना, किसी को मतलब पीटना, मारना, उसके ऊपर वायलेंस करना, इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। और रेसिज्म का मतलब होता है कि रेस के आधार पर किसी में भेदभाव करना। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय जो 1930 और 1940 के बीच में जो जिस प्रकार की जो एटीट्यूड था लोगों का रेसिज्म के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, इन ब्लैक पीपल की तरफ, तो उस प्रकार की नॉवल उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। स्पेशली फॉर ब्लैक वुमेन, खासतौर पे ब्लैक वुमेन के लिए। वुमेन वर बिटन एंड अब्यूज्ड सिंपली बिकॉज ऑफ देयर कलर और जेंडर। तो दो बातें याद रखें, जो वुमेन थी वो उनको पीटा गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, सिर्फ दो ही कारणों से। एक तो था कलर और दूसरा था जेंडर। तो ये दो चीजें आप याद रखनी है आपको। अब हम आगे चलते हैं। लुक एट द फोर्थ पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट में द बुक टेल्स द स्टोरी अबाउट ए यंग अमेरिकन वुमेन नेम्ड सिली। ये जो पर्टिकुलर नॉवल है, ये जो बुक है, वो एक पर्टिकुलर स्टोरी को एड्रेस करती है। एक पर्टिकुलर लड़की होती है, कि यंग लड़की होती है 14 ईयर्स ओल्ड, जिसका नाम होता है सिली, और उसके स्ट्रगल के बारे में मतलब डिस्कस करती है, किस प्रकार वो एम्पावरमेंट इन द वर्ल्ड मार्क्ड बाय रेसिज्म। मतलब कि उसका जो स्ट्रगल होता है, एम्पावर का मतलब होता है कि अपने आप को शक्ति देना, अपने आप को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। तो यहां पर यही तो डिस्कस हो रहा है कि सिली जब 14 ईयर्स की होती है तो उसको देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर ये जो पर्टिकुलर नॉवल है, इसमें आपको एक चीज समझनी है कि जो सिली के साथ जितना भी गलत होता है, जितना भी उसके साथ गलत हो रहा है, उसको नहीं मालूम होता। एक्चुअल में देखिए, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसके साथ बचपन से 8-9 साल की उम्र से उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है उसके फादर। तो एक बच्चे को कैसे पता होता है कि ये जो जिसके साथ ये जो सेक्सुअल जो रेप हो रहा है ये है क्या एक्चुअल में। 14 साल की बच्चे को कैसे पता कि ये जो मेरे साथ किया जा रहा है ये सही है, ये गलत है, या फिर जो ये मतलब ये जो चीज होती है ये फादर करता है या फिर कौन। मतलब इसके लिए पर्टिकुलर देखो, एक चीज होती है सिंपल सी, आप एक छोटी सी बच्ची की शादी कर दीजिए, ठीक है, उसको कैसे पता होगा कि ये मैरिज है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप उसके साथ रेप कर रहे हैं तो उसको कैसे मालूम होगा ये रेप होता है, ये गलत है, ठीक है। आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, कि एक देखिए, एक छोटा सा हाथी होता है, एक हाथी का बच्चा है छोटा सा, जो अभी भी पैदा हुआ है। पैदा होते ही महावत क्या करता है, उसको एक लोहे की जंजीर से कसकर बांध देता है, एक खूंटी के साथ, लोहे के खूंटे खंबे के साथ, पेड़ के साथ। अब वो काफी ज्यादा उसको छुड़वाने की कोशिश करता है, लाते मारता है यहाँ वहां, ठीक है, कंसिस्टेंटली वो काम कर रहा है इस चीज पे। 1 महीना बीतता है, 2 महीने, 3 महीने, और जो हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद साल गुजर जाता है। बट हाथी का बच्चा उस चेन को तोड़ने में नाकामयाब रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद महावत उस चेन को निकाल देता है, और जब भी, ठीक है, सर्कस के बाद या फिर जिस पर्पस के लिए उसको पाला जा रहा है हाथी को, सुबह घूम के जब वापस आता है तो उसी को एक सिंपल सी, ठीक है, रस्सी के साथ उसको एक बल्ली के साथ, छोटी सी बल्ली के साथ बांध दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, बट उस छोटे से हाथी के बच्चे में एक फोबिया बैठ चुका है कि भाई मैं इस रस्सी को, इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। उसको नहीं मालूम होता कि अब जो रस्सी तेरे पैर में बंधी हुई है वो एक जूट की बनी हुई सिंपल सी रस्सी है, अगर तुम खींचने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा झटका मारोगे तो बल्ली बाहर आ जाएगी। बट उसके मन में बचपन से एक चीज सेट हो चुकी है कि भाई तमाम कोशिशों के बावजूद, 1 साल मैंने खूब कोशिश की, ठीक है, मगर फिर भी मैं उस जंजीर को नहीं तोड़ पाया, तो अब भी नहीं कर पाऊंगा। ये फैक्ट है, आप गूगल करके देखना इस चीज को। तो यहां पर भी जो सिली है, उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। अब सोच कर देखिए, उसको कैसे पता कि आप किसी छोटे बच्चे को आप खूब पीटिए, वो शिकायत नहीं करेगा किसी के साथ, क्यों नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ जो मुझे मारा जा रहा है वो बगावत नहीं करेगा आपके साथ, वो आपको अपोज नहीं करेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा वो,
क्यों नहीं जाएगा? उसको मालूम नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि वट एवर इज बीइंग डन विद मी इज राइट एंड रॉन्ग। उसको लगेगा कहीं हाँ अभी ऐसा ही शायद पीटा जाता होगा सभी को। तो वहां पर क्या होता है, सिली मैरिज होने तक, ठीक है, मिस्टर के साथ रहती है, उसको अब्यूजमेंट किया जाता है, उसको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, उसको नहीं मालूम होता। वो सोचती है कि ये सब जो हो रहा है वो एक जायज है, शायद मैं इसी चीज के लिए बनी हूं, ठीक है। मगर जब सोफिया उसकी लाइफ में आती है तब उसको रियलिस्टिक चीजें बताती हैं कि भाई आवाज उठाओ अपने हस्बैंड के खिलाफ, ये गलत है। तब उसको रियलाइज होता है और उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो ग्रोथ है, ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट गर्ल वो होता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर हमें यही चीज समझनी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो लुक एट द फोर्थ पॉइंट। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग अफ्रीकन अमेरिकन वुमन नेम्ड सिली एंड हर स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट इन द वर्ल्ड मार्क्ड बाय रेसिज्म, सेक्सिज्म एंड पेट्रार्की। तो ये तीनों चीजें मैं बता देता हूँ। रेसिज्म का मतलब होता है कि रेस के आधार पर, रेस का मतलब क्या होता है, देखो एक मुस्लिम होता है, एक हिंदू होता है, एक सिख होता है, तो ये 4 रेस हो गई, ठीक है। रेस मतलब हिंदू होना एक रेस भी है, और रेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, जैसे कि नॉर्थ एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनका कलर कैसा है, उनका खान पान कैसा है। ऐसा नहीं है कि मतलब सबसे पहले होता है रेस, जैसे कि अफ्रीकन लोग वो काले कलर के होते हैं तो उनका रेस जो है वो ब्लैक होता है। अब हर एक कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल जैसे कि सबसे पहले हिंदू लोग थे, हिंदू लोगों के अंदर अगर देखें तो फिर धर्म बनते हैं। मतलब भारत के अंदर एक रेस रहता है, एक रेस होती है। रेस मतलब एक प्रकार का एक वर्ग है, मतलब एक लोगों का एक वर्ग है जिसके अंदर फिर धर्म बनते हैं। धर्म के बाद फिर कास्ट बनती है, कास्ट के बाद अलग अलग गोत्र बनते हैं। इस टाइप से सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी का। तो रेस का मतलब होता है कि ब्लैक, व्हाइट या फिर किसी और कलर के लोग होते हैं, इस टाइप से रेसिज्म करना। और रेसिज्म का मतलब होता है कि कलर के आधार पर किसी या उस रेस के आधार पर किसी से भेदभाव करना। तो ये चीज अमेरिका में अफ्रीकन जो लोग थे उनके लिए काफी ज्यादा सटीक थी, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी ये चीज। उसके बाद बात करते हैं सेक्सिज्म। सेक्सिज्म का मतलब यहां पर हुआ कि मेल और फीमेल, तो जेंडर के आधार पर, मतलब कि वुमेन को हमेशा ही दबा के रखना, डोमिनेट करना। हस्बैंड क्या करता है हमेशा इंडियन सोसाइटी में, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, कि वो लोगों की जितना भी टेंशन होता है, घर के बाहर टेंशन लेकर आता है, वो सारी की सारी टेंशन अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाकर या फिर शायद मारपीट करके भी, या चिल्लाकर या किसी प्रकार से गुस्सा करके वो निकालता है। ठीक है, आप सोच कर देखिए कि विमेन, मतलब एक लड़के ने शादी गुस्सा निकालने के लिए किया या फिर मतलब कोई उसको एक पार्टनर चाहिए, है ना। थिंक अबाउट इट कि वुमेन क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि वुमेन एक प्रोडक्ट की तरह हम यूज करना है, कि वो एक सेक्स सिंबल है कि चलो ठीक है हमारी एक सेटिस्फेक्शन हो रही है, चलो दैट्स इट। या फिर हमें एक खाना बनाने की एक नौकरानी मिल जाती है। इस टाइप से हमें इस चीज को क्लियर करना है अपनी सोसाइटी के अंदर कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रोल ऑफ ए वुमेन। क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, हमारा वंश बनाने के लिए है सिर्फ? नो, ठीक है, इस चीज को पूरी तरह से डिसाइड करना है, ठीक है। और ये चीज अमेरिका के अंदर, ठीक है, जब अमेरिका में जब फेमिनिज्म आया, जब ब्लैक फेमिनिज्म आया, जब वुमेनिज्म आया, तो इन सब चीजों के खिलाफ लड़ाई हुई, लड़ा गया। और इन सब चीजों के आधार पर वुमेन इकट्ठी होकर सब ने अपने राइट, अधिकारों की बात की। आपको अगर खेत लेना है या आपको किसी गाड़ी खरीदनी है या गाड़ी बेचनी है, तो आपकी मदर से कभी नहीं पूछते, है ना, आपकी सिस्टर से कभी नहीं पूछा जाता। वाई? बिकॉज द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज वेरी लाइक अकॉर्डिंग टू पीपल, नॉट अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग नहीं बात करें, अकॉर्डिंग टू पीपल इज वेरी लेस, बट इट इज नॉट। ओके, सो एलिस वॉकर क्रिएटेड ए यूनिक वॉइस फॉर हर प्रोटैगोनिस्ट सिली। तो सिली के लिए जो एलिस वॉकर होती है, उसने एक शानदार वॉइस बनकर, आवाज बनकर उसके खिलाफ वो लड़ी। मतलब यहाँ पर जो आइडिया है, जो एटीट्यूड है, जो एक्सपीरियंस है, वो एलिस वॉकर का है, बट उसने हर एक चीज को आवाज दी सिली को, अपने हर एक चीज की, अपने एक्सपीरियंस की आवाज दी सिली को। अब हम आगे बात करते हैं। एक कोटेशन इसमें मैंने रखी है। एलिस वॉकर एक बात बोलती है, एक्चुअल में उससे एक सवाल किया जाता है कि आपने ये जो नॉवल था, इसको मतलब आपको नहीं लगता कि ये जो नॉवल है इसमें जितना सेक्स को
रेप को जिस प्रकार से आपने डिपिक्ट किया, दिखाया है, मतलब बड़ा ही मतलब एक घिनौना सा, और मतलब पढ़कर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या रीड कर रहे हैं इसमें, कि एक फादर और एक डॉटर का जो रिश्ता होता है वो कितना मतलब रिलीजियस टाइप का, एक प्योर टाइप का रिलेशन होता है, उसको कितना ही मतलब झंझोड़ कर रख दिया आपने कि रेप कर रहा है एक फादर, वो भी कॉन्स्टेंटली, लगातार। तो इसके रिप्लाई में वो बोलती है एक बात, देखिए, दिस इज द कंट्री, वो कहती है कि ये एक कंट्री है इन विच ए वुमेन, ध्यान से सुनना, ये कोटेशन जो है वो एलिस वॉकर बोलती है कि दिस इज द कंट्री इन विच ए वुमेन इज रेप्ड एवरी 3 मिनट्स, हर 3 मिनट के अंदर एक वुमेन का रेप होता है इस कंट्री में, वेयर 1 out of 3 women will be raped during their lifetime, उनमें से जो मतलब जो 3 वुमेन जो होती है जिनका रेप हुआ है, उनमें से हर एक 3 में से एक वुमेन, पहले तो 3 मिनट में एक वुमेन का रेप हो रहा है, और जितनी वुमेन का रेप हो रहा है उसमें से 3 रेप जो रेप विक्टिम औरत है उनमें से ले लीजिए, उसमें से एक औरत जो होगी उसके साथ ये पर्टिकुलर जो रेप है, जो ये एक्शन है, ये कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम हो रहा है, ओके, एंड ए क्वार्टर ऑफ दोज, और उन सब में से जितनी भी रेप विक्टिम जो है उसमें से चौथा हिस्सा, चौथाई भाग, ठीक है, वो जो लड़कियां हैं वो 12 साल से छोटी हैं। तो ये बड़ा ही हार्ट टचिंग डाटा है, तो इसको ध्यान रखना, ये एलिस वॉकर ने दिया है। तो ये कोटेशन है, आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सिली फ्रॉम पैसिव गर्ल। देखो, पैसिव का मतलब होता है कि ऐसी कोई लड़की जो कि किसी, अगर आप उसके थप्पड़ लगाते हो तो वो कोई रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, आप उसके साथ कुछ अगर गलत कर रहे हो तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सामने से। तो इस प्रकार के पर्सन को जो कि कोई रिस्पॉन्स ना करे, कोई एक्शन ना करे, तो एक्शन का उल्टा क्या होगा? पैसिव, ठीक है, एक्टिव का उल्टा पैसिव। तो द डेवलपमेंट ऑफ सिली फ्रॉम पैसिव गर्ल इनटू एन इंडिपेंडेंट वुमेन विद सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि मतलब जिसके अंदर आत्मसम्मान हो, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो जिसके अंदर, इसको आप मैं गूगल करके भी दिखा सकता हूं आपको, जिसके अंदर आत्मसम्मान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं, लुक एट दिस, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान हो, जिसमें अपना सेल्फ कंसीट हो, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस, जो इंसान अपनी इंपॉर्टेंस रखे, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर हेडिंग बन जाएगा जिसके अंदर हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि किस प्रकार से जो सिली हमारी जो प्रोटैगोनिस्ट है वो शुरू में किस प्रकार की होती है, उसके बाद उसमें किस प्रकार के लोगों के कांटेक्ट में आती है और उनके द्वारा उसको अवेयरनेस आती है उसके लाइफ में कि वट एवर इज बीइंग डन, वट एवर इज हैपनिंग and it's not correct, and it should be it should be make appropriate and make it correct by action and all. So let us talk about the first point. Silly is a young black girl who at the beginning of the novel is just only 14 years old, living in Georgia in the early years of the 20th century. मतलब 1900 की जो 19th century के मतलब उस टाइम में ये कहानी सेटिंग रखी गई है इसकी। एंड हैज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड, जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। देखिए, आप एक चीज सोच कर देखिए, मतलब मैंने इसको 3-4 दिन से इसको मैं रीड आउट कर रहा हूं और अभी तक मुझे ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो पाई कि किस प्रकार की सोसाइटी थी अफ्रीकन कल्चर के अंदर, हम जो अमेरिका में सेटल्ड थे जो लोग, कि अपनी ही बेटी के साथ, मतलब हाउ कैन इट बी लाइक, हाउ कैन इट बी थॉट अबाउट इट, इवन करना तो काफी दूर की बात है। तो यू नो वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट कि सेक्सुअली अब्यूज किया गया, वर्बली डोमिनेटेड, वर्बली मतलब बात से किसी को दबाना, उसको धमका के, उसको डांट फटकार के उसको उसकी आवाज को दबा देना, दैट इज कॉल्ड वर्बली डोमिनेटेड। एंड फिजिकली बिटन फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर। तो 30 ईयर मतलब आप मानकर चलिए कि 13-14 साल जब वो अपने फादर के यहाँ पर थी, उसके बाद मैरिज के बाद वो मिस्टर के यहाँ घर पे थी, तो 14-15 साल वो अपने फादर के यहाँ पर ऐसा काम हो रहा था। उसके बाद मैरिज के बाद वो जब वहाँ चली गई अपने मतलब लॉज के यहाँ, तो वहाँ पर भी उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो ऑलमोस्ट ये जो पीरियड था वो 30 ईयर्स का कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। द नॉवल ओपन्स विद ए लाइन ऑफ ए डायलॉग स्पोकन बाय अल्फोंसो सिलीज फादर। जो ये नॉवल है वो शुरू होता है अल्फोंसो के डायलॉग के द्वारा। देखिए आप डायलॉग क्या था। सो जो पहली कोटेशन थी, जो जैसे ही नॉवल ओपन होता है तो हमारे सामने अल्फोंसो की जो स्पोकन डायलॉग है वो सामने आते हैं। जो सिली का फादर होता है वो सिली को बोलता है,
यू बेटर नॉट नेवर टेल एनीबडी बट गॉड। तो बट का मतलब यहाँ पर परंतु नहीं होगा, यहाँ पर होगा के अलावा। तो बट का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है, लिख लीजिए इसको। बट का मतलब होता है को छोड़कर। तो यहाँ पर अल्फोंसो अपनी बेटी स्टेप डॉटर को बोलते हैं कि भाई यू बेटर नॉट एवर टेल एनीबडी नोबडी, कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि किसी को मत बताना कि आई एम डूइंग रेप ऑफ यू। ओके, तो इस बारे में किसी को मत बताना सिर्फ भगवान को छोड़कर। ओके, इट वुड किल योर मम्मी, ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा करोगे, अगर ऐसा तुमने किसी को बता दिया तो इट वुड मतलब ये जो तुम्हारा एक्शन होगा किसी को बताने का, ये तुम्हारी मदर को मार देगा। और उस समय जब सिली के साथ ये गलत काम हो रहा था, उस समय जो उसकी मदर थी वो इल थी, बीमार थी, और कुछ समय के बाद ये भी पता लगा कि वो मेंटली भी पागल हो चुकी है। तो इस प्रकार जो उसकी मदर थी वो अपने हस्बैंड मतलब अल्फोंसो को मतलब अपने पास नहीं आने देती थी। तो अल्फोंसो ने ये एक चीज सोचा कि क्यों ना मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन मतलब एक एक्सपेक्ट करता है कोई भी, तो वो क्यों ना वो पूरा को पूरा सिली पर डाल दिया जाए, और वो उस चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी करने लगा। तो इस प्रकार से जो ये एक लाइक एक्शन जो था, इस प्रकार से ये टेक इट हैपन्स लाइक दिस। ओके, सो उसके बाद आफ्टर दिस स्पोकन लाइन्स सिली बिगिंस हर लेटर। उसके बाद सिली अपना लेटर लिखना शुरू करती है, और वो जो लेटर है वो गॉड को लिखती है। वो लिखती है कि आई एम 14 years old एंड आई एम, उसके बाद रुकती है, बोलती है आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड गर्ल। वो भगवान को ऐसा बोलती है। अब देखिए उसके पास भगवान के अलावा देयर इज नो एनीवन टू whom she can trust and find love to tell, कि देयर इज नो वन, कोई भी नहीं होता जिसको वो बोल सके, जिसको वो कह सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसको ऐसा डर भी होता है कि भाई अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो मेरे जो फादर हैं वो मेरी मदर को मार देंगे। ओके, या फिर जो ये बताने वाला जो काम है ये एक तरह से पाप होगा, और ये जो पाप है ऑटोमेटिक मेरी मदर को मार देंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि जब सिली प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी मदर को जब पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो वो उसको पूछती है कि भाई ये किसका है। तो वो इतनी घबराई होती है बच्ची, वो सिली, वो बोलती है कि मम्मी ये मदर ये भगवान ने दिया है मुझे, ठीक है। और फिर जब वो बच्चे अबडक्ट हो जाते हैं, उसके फादर स्टेप फादर ले जाते हैं, तो वो उसके बाद वो पूछती है कि बच्चे कहाँ गए, तो क्या भगवान ले गया। मतलब वो खुलकर रियलिटी अपनी मदर को भी नहीं बताती, और उसको मदर मरते मरते वक्त भी उसको ये लगता है कि मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। अल्फोंसो को पूछती है कि भाई ये तुमने तो नहीं किया। अल्फोंसो कहता है नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मतलब वो भी उसको खिलाफ भड़काता है। और इसी प्रकार वो बिना सच जाने ही मर जाती है, और मरते दम तक वो अपनी बेटी को कर्स मतलब कि उसको बुरा भला कहती हुई मरती है। तो ये याद रखना, इसके नेक्स्ट में आएगा। सिली हैज बीन रेप्ड बाय हर फादर वाइल हर मदर वाज विजिटिंग द डॉक्टर इन टाउन। उसकी मदर इल होती है, तो वो एक टाउन के अंदर किसी डॉक्टर के यहाँ जाती है, तो पीछे उसका जो फादर होता है वो मतलब एक इंसिडेंट को बताया गया है यहाँ पर। इस प्रकार से जो रेप का जो इंसिडेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। एंड अल्फोंसो हैज टोल्ड हर दैट शी कैन स्पीक ऑफ दीज मैटर्स टू नन एक्सेप्ट गॉड। और अल्फोंसो उसको बोलता है कि उसको वार्निंग देता है कि भाई भगवान को छोड़कर तुम ये जो मैटर है किसी से डिस्कस मत करना। सिली इज कम्प्लीटली अनेबल टू रेजिस्ट दोज हु अब्यूज हर। रेजिस्ट का मतलब रोकना, मतलब वो किसी प्रकार से अपने आप, वो इतनी अयोग्य थी कि वो ये जो अब्यूजमेंट उसके साथ हो रहा है वो उसको रोक नहीं सकती थी। रिमेम्बरिंग अल्फोंसोज वार्निंग, और उसको अल्फोंसो की जो वार्निंग है, जो चेतावनी थी, उसको याद रहती थी, और वो इसी वार्निंग को याद करते हुए फील्स दैट, और वो ये महसूस करती कि द ओनली वे टू प्रिजर्व इज टू, वो कहती कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है अपने आप को सेफ रखने का, इज टू रिमेन साइलेंट, अपने आप को चुप रखो, और इनविजिबल मतलब इस टाइप से जियो कि कोई आपको देखे नहीं। सिली इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्ट। सिली जो थी वो वास्तव में एक वस्तु थी। एन एंटायरली पैसिव गर्ल, और वो पूरी तरह से एक पैसिव लड़की थी। हु हैज नो पावर टू असर्ट हर सेल्फ थ्रू एक्शन और वर्ड। उसके पास इतनी भी शक्ति, इतनी भी पावर नहीं थी कि वो असर्ट कर सके। असर्ट मतलब खुल के अपनी बात को रख सके, ठीक है, एक्शन के द्वारा या फिर बोलकर। मतलब ना तो वो एक्शन करती थी ना वो बोलकर, इस प्रकार से वो करती थी। आई थिंक अगर इसको हम एनालाइज करें तो आई थिंक पिकोला के कैरेक्टर से भी ये ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है। पिकोला ने एटलीस्ट वंस शी टोल्ड टू मदर
अबाउट द रेप एंड ऑल, बट इसने तो बिल्कुल किसी को नहीं बताया। तो ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा एक क्रूअल टाइप का और एक दर्द भरा कैरेक्टर होगा। थर्ड पॉइंट, शी इज लार्जली अनएजुकेटेड, हर लेटर टू गॉड आर रिटन इन नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट। वो एक अनएजुकेटेड लड़की थी और उसने जो लेटर लिखे थे वो जिस भाषा का जो यूज किया था वो एक ऐसा डायलेक्ट, मतलब एक ऐसी बोली थी जो नॉन स्टैंडर्ड थी। मतलब कि जो गलियों में हम जो आम भाषा बोलते हैं ना, गलियों में ऐसे फुकरी वाली भाषा होती है, इस टाइप की उसने भाषा का यूज किया था, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं थी प्रॉपर तरीके से। सिलीज लेटर आर अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग, बट जो सिली के जो लेटर होते थे वो काफी ज्यादा मतलब असाधारण तरीके से स्ट्रॉन्ग होते थे। दे आर एविडेंट ऑफ एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ इन एवरी यंग वुमेन। वो मतलब उसके जो शब्द होते थे, उसके जो वर्ड होते थे, उसके जो लेटर में जो उसने लिखा था, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखते थे, और वो हर एक लड़की मतलब ए वेरी यंग वुमेन, जो एक बहुत ज्यादा यंग वुमेन थी जिसका नाम सिली था, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। एविडेंस मतलब बताते हैं, दिखाते हैं। दे आर एविडेंस ऑफ सिलीज पेनफुल स्ट्रगल टू होल्ड ऑन। और ये जो लेटर है वो सिली के पेनफुल स्ट्रगल को बताते हैं कि किस प्रकार फिजिकली, सेक्सुअली और वर्बली अब्यूजमेंट होने के बावजूद भी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद भी वो जमी रही वहां पर। होल्ड ऑन का मतलब वो वहां पर टिकी रही, उस दर्द को सहन करती रही। सिली इज अबाउट टू गो इनटू एडोलसेंस। जैसे ही वो एडोलसेंस में आती है, एडोलसेंस का मतलब होता है चाइल्डहुड की अवस्था से जब बच्चा एडोलसेंस में जाता है। एडोलसेंस के अंदर जो बच्चा होता है वो एक मतलब 14-15 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसको एडोलसेंस बोलते हैं। शी वॉज रेप्ड बाय हर फादर अल्फोंसो। उसका अल्फोंसो रेप करता है, एंड बिलीविंग दैट, और यहां पर बिलीव करती है कौन, सिली, कि ही किल्ड बोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन एडम एंड ओलिविया। उसने उसके दोनों ही बच्चों को मार दिया, ये भी वो मानती है। शी राइट्स लेटर टू गॉड बिकॉज शी हैज नो वन एल्स टू हेल्प हर बियर दिस टेरिबल नॉलेज। वो भगवान को लेटर लिखती है क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरा नहीं होता उसकी हेल्प करने में, इस जानकारी को सहन करना कि उसके दोनों जो बच्चे हुए हैं वो मर चुके हैं, इसको सहन करने के लिए उसके पास कोई होता नहीं कि कोई उसको आके सिंपैथी दे, कोई उसको आके ढाढ़स बंधवाए कि भाई ये इतना टेरिबल उसके साथ, इतना खतरनाक इसके साथ हो चुका है। What has happened to Silly is so terrible that she can talk about it only to someone who feels love her. मतलब जो जिसके उसके साथ जो कुछ हुआ, सिली के साथ जो ये टेरिबल, जो खतरनाक ये जो रेप हुआ, she can tell about it only. वो सिर्फ उसी को बता सकती थी उसी को बता सकती थी जो जिसके लिए उसके मन में प्यार हो। Of course her sister, बिल्कुल निटी के लिए उसके मन में प्यार था और वो निटी को बता भी सकती थी, मगर निटी वॉज टू स्मॉल। वो इतनी यंग थी, वो छोटी थी इतनी, ठीक है, वो इतनी छोटी थी, वो इतनी यंग थी कि वो इन चीजों को समझ नहीं पाती। वो 11-12 साल की बच्ची थी, वो समझ नहीं पाती थी इन सब चीजों को। What terrible things have happened to Silly, मतलब उसके साथ क्या हुआ है वो इस चीज को समझ नहीं पाती थी। Only to God can, और सिर्फ गॉड, भगवान इस चीज को समझ पाता था। Silly talk honestly and openly about the hell that she has suffered. And यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि वो सिर्फ मतलब भगवान को ही बता सकती थी, जो मतलब जो हेल का मतलब होता है कि जो मतलब बेकार चीजें जो सिली के साथ हुई है और उसने जिस चीज को सफर किया है उसको सहन किया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन होता है, मतलब भगवान ही एक कैरेक्टर के रूप में होता है जिसको वो लेटर के थ्रू डिस्कस करती है। सो लुक एट द 6th पॉइंट, सिली इज नॉट कंप्लेनिंग टू गॉड। एक्चुअल में वो गॉड से, भगवान से कंप्लेन नहीं कर रही इस चीज के बारे में। आप एक चीज को समझिए, देखिए जो उसके साथ हुआ उसको खुद भी मालूम नहीं था कि ये सही है या गलत है। जब आपको ये लगता है कि जो हो रहा है शायद वो ऐसा होता होगा, ऑब्वियसली बात है। आप एक चीज सोच कर देखिए, आपको भूख लगती है, ठीक है, आप कभी कंप्लेंट करते हो कि मुझे भूख लग रही है, आप तो ये सोचते हो ना सिंपली कि एक नेचर है। इसी प्रकार से उसके साथ जो गलत जो रेप हो रहा था उसको लगता था कि ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। और भगवान को वो लेटर जो लिखती थी वो कंप्लेन के रूप में नहीं लिखती थी, वो जस्ट शी सिंपली नीड्स टू टॉक टू समवन whom she loves and trust and someone who she feels love her। वो इसलिए लिखती थी
इसलिए बात करती थी, मतलब कि जिसको वो प्यार करती है, जिस पे वो विश्वास कर सके, और जिसको मतलब वो खुद भी उसके मन में फीलिंग्स हो उसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो उसको भगवान को लेटर लिखती थी। एंड वन मोर थिंग हियर, सो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि सिली वॉज शी वॉज बॉर्न इन टू ए पुअर फैमिली, हर मदर वॉज इल एंड देयर वर टू मैनी चिल्ड्रन इन द फैमिली, and then Silly was victimized by the man who she believed that was her father Alfonso, but he wasn't his real father. He was a stepfather of her. Silly feels that she is a victim and she doesn't understand why all this has happened to her. उसको समझ ही नहीं आया कि ये भाई क्यों हो रहा है उसके साथ। मैंने आपको बताया था कि she accepted all these things. उसको लगा कि ये पार्ट है लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप अगर सपोज कीजिए आप नंगे पांव सड़क पे जा रहे हो और आपके पैरों में कांटे लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आया ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप अगर शूज पहन लो, ठीक है, तो अब ये नहीं होगा। बट एक चीज सोचकर देखिए ना, शूज का भी तो एक इन्वेंशन किया गया था बाद में, ठीक है। पहले के टाइम में तो लोग नंगे पांव ही तो घूमते थे। तो यही आपको चीज समझनी है कि उसको इस चीज के बारे में पता नहीं था कि एक्चुअल में व्हाट हैपनिंग विद मी एंड विच इज रॉन्ग। ओके, व्हाट एवर हैपनिंग इट वाज पेनिंग टू हर। जो हो रहा था वो उसको पेन दे रहा था, दर्द दे रहा था, मगर उसको ये नहीं मालूम था कि ये जो गलत है या सही है। इन फैक्ट so many bad things have happened to Silly that she feels very little self-worth and self-esteem. इतना कुछ बुरा उसके साथ हुआ कि उसको लगने लगा कि जो मेरी जो खुद की जो कीमत है, मेरा जो खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत छोटा सा है, कम है। मतलब उसको अपने आप से मतलब जो रिस्पेक्ट होता है हर इंसान का, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो इतना नहीं था उसके अंदर। 8 पॉइंट में देखिए, वन शुड नोटिस दैट, मतलब हमें नोटिस किया, मतलब एक इस चीज को नोटिस किया जाना चाहिए कि दैट शी डजंट इवन साइन हर ओन नेम इन लेटर टू गॉड। जब वो भगवान को लेटर लिखती थी तो वो इतना सेंसिटिव थी, इतना वो डरती थी, और उसमें इतना सेंस भी नहीं था कि भाई हमें एक लेटर को साइन भी करना चाहिए अपने खुद के नेम के साथ, नेम से, ठीक है। वो अपने लेटर को साइन भी नहीं करती थी। और अक्सर नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या होता है, वो कभी भी कोई लेटर लिखते हैं तो वो साइन भी करते हैं, मगर इट इज नॉट ट्रू ऑफ सिली। बट ये सिली के लिए मतलब ऐसा नहीं होता सिली के साथ। अब आगे देखिए, आगे टर्निंग पॉइंट कैसे आता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे सिली विल मेच्योर इनटू ए वुमेन ऑफ एनॉर्मस कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे जो सिली होती है वो एक अच्छी खासी एक कॉन्फिडेंट वुमेन के रूप में डेवलपमेंट होता है उसका। और बट नॉट बिफोर हर बिलव्ड सिस्टर निटी इज टेकन फ्रॉम हर, मतलब उससे पहले नहीं, ठीक है। जब जो उसकी सिस्टर होती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसको ले जाया गया वहां से, उसको मतलब मिस्टर के घर से दूर कर दिया गया। और नॉट बिफोर शी हरसेल्फ इज मैरिड टू ए क्रूअल मैन, और उससे पहले भी नहीं, वो कॉन्फिडेंट लड़की नहीं बनती जब उसका जो हस्बैंड होता है, ठीक है, और जिससे वो शादी करती है, जिसका वो जो हस्बैंड होता है वो काफी क्रूअल टाइप का, खड़ूस टाइप का इंसान होता है, हु रियली वॉन्टेड टू मैरी निटी, और जो वास्तव में निटी से शादी करना चाहता है, वो सिली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए सिली इज मोर ए स्लेव टू हर हस्बैंड देन शी इज ए वाइफ। वो ज्यादातर देखो उसका जो रिलेशन होता है वो एक दास, एक नौकरानी से ज्यादा वो उसके हस्बैंड के लिए कुछ नहीं होती, ठीक है, और उसको वो वाइफ भी नहीं मानता। एंड देन ए नियर मिरेकल हैपन्स, फिर कुछ समय के बाद एक जादू, मिरेकल, एक चमत्कार होता है उसके साथ। हर हस्बैंड मिस्ट्रेस शग, एक शग, उसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी एक रखैल होती है शग को अपने घर पे ले आता है, जो कि स्वस्थ होने के लिए, मतलब वो स्वस्थ नहीं होती, वो बीमार होती है, और घर पे इसलिए लेकर आते हैं कि सिली जो है वो उसकी देखभाल करेगी एज ए नर्स, और उसको स्वस्थ कर देगी। अब क्या होता है, उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर शग, शुरुआत में शग का एटीट्यूड जो होता है सिली की तरफ कुछ अच्छा नहीं होता, मगर लुक एट द 10th पॉइंट, बाय नेचर शग इज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। जो शग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है, और ज्यादातर जो आदमी होते हैं उससे उलझते नहीं है, मतलब दे डोंट टैंगल विद शग, वो उलझते नहीं है। और जब तक वो नहीं चाहे कि कोई वो उसके साथ सोए, ठीक है, मतलब वो खुद कभी ना चाहे, ठीक है, उसके इच्छा के बिना कोई इसको टच भी नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट लड़की होती है वो।
एज शग ग्रोज स्ट्रोंगर फिजिकली, ठीक है, जैसे शग होती है वो स्वस्थ हो जाती है, एंड एज सिली नर्सिस हर, और जिस प्रकार जो सिली होती है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी गलत लिखी गई है मुझसे, CELIE होता है ये, तो सिली नर्सिस हर मतलब सिली जो होती है उसको उसका देखभाल करती है, नर्सिस का मतलब होता है यहाँ पर देखभाल करना, उसको उसका ध्यान रखना। एंड शग एनकरेजेस सिलीज टू ग्रो स्ट्रोंगर साइकोलॉजिकली। अब जो शग होती है, शग इस चीज का एहसान मानती है कि उसने मेरी इतनी सेवा की है, तो इसके बदले में वो उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली, ठीक है, मेंटली तैयार करती है और उसको इतना अनेबल कर देती है कि भाई वो अपने हस्बैंड मिस्टर के साथ उसके अपोजिशन में खड़ी हो जाए, उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। अब देखिए सिमिलरली सिलीज डॉटर इन लॉ, और जो सोफिया होती है उसके घर में रह रही होती है, वो भी अब उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और वो भी उसको सिखाती है कि किस प्रकार जो तुम्हारे साथ प्रिजुडाइस, ठीक है, जो तुम्हारे साथ पक्षपात हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है तुम्हारे साथ, उसके जो तुम्हारे साथ फाइट हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके साथ किस प्रकार तुम खड़े हो, उसके साथ स्टैंड करके दिखाओ, मतलब उसके साथ लड़कर दिखाओ। इस प्रकार से शग और सोफिया उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भर देती है कि अब उसका जो डेवलपमेंट है एक पैसिव लड़की से अब वो ट्रांसफॉर्म होती है एज ए एक्टिव और कॉन्फिडेंट गर्ल। गॉट इट? सो नाउ लुक एट द 12th पॉइंट। इट इजंट इजी फॉर सिली टू लर्न हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब शुरुआत में ये सिली के लिए इतना इजी, आसान नहीं होता कि किस प्रकार वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बन जाए, क्योंकि वो एक अनपढ़ लड़की होती है। वो करे भी क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब इकोनॉमिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर प्रकार से, तो उसको सोशली भी हो गया इसमें, तो हर प्रकार से उसको इतना मालूम नहीं होता कि भाई किस प्रकार से वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बने। अभी भी वो मिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। बट यहां पर होता क्या है, अब होता क्या है यहां पर कि इट इज हार्डर स्टिल फॉर हर टू एक्ट ऑन दीज न्यू कॉन्सेप्ट। अब जो ये नए कॉन्सेप्ट, जो नए धारणाएं, जो नए विचार सिली के माइंड में आते हैं शग के द्वारा और सोफिया के द्वारा, उनको एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना सिली को शुरुआत में काफी ज्यादा हार्ड, मुश्किल लगता है। बट आफ्टर शी डिस्कवर्स, इस लाइन को देखना 12th पॉइंट की, बट आफ्टर शी डिस्कवर्स हाउ इंटेंशनली, मगर अब उसको समझ में आ जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं ये नॉवल को काफी डीप पढ़ चुका हूं। देखिए एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हस्बैंड बिना उसकी इच्छा के उसके साथ मतलब इंटरकोर्स करता है, या मतलब सपोज करो कि अगर वो मतलब बीमार है आपकी वाइफ, या फिर वो स्वस्थ नहीं है और हस्बैंड उस पर दबाव डालता है, ठीक है, इंटरकोर्स करने के लिए, या फिर किसी प्रकार से उसको फिजिकली बीट करता है, पीटता है, मारता है, एक्चुअल में उस बच्ची को जो नई न्यूली मैरिड है, और जबकि वो चाइल्ड मैरिज थी, 14-15 साल की लड़की की शादी हो जाती है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इंचा के साथ इंटरकोर्स क्या होता है और अनिंचा, मतलब रेप और एक मतलब हेल्दी इंटरकोर्स और हेल्दी सेक्स में डिफरेंस क्या होता है, उस बच्ची को कैसे मालूम। अब क्या होता है, शग और सोफिया जो कि काफी ज्यादा चंट और कॉन्फिडेंट लड़की होती है, वो सारी की सारी बातें, सारी चीजें सिली को बताती है कि भाई तुम, ये जो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होता एक्चुअल लाइफ में, ठीक है, तुम इतनी दबाव में क्यों हो, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है। फिर अब धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इस लाइन में देखो क्या बोलता है, आफ्टर शी डिस्कवर्स, अब उसको पता चलता है उसके हस्बैंड की इंटेंशन, उसके इरादे क्या हैं। मतलब अब उसको साफ साफ नजर आता है कि उसका हस्बैंड जो है ना, उसके साथ जो क्रूअल, उसके साथ जो गंदा व्यवहार कर रहा है वो जानबूझकर कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो मतलब किसी वाइफ के बिना उसकी इच्छा के साथ उसके साथ मतलब सेक्स करना, सेक्स नहीं बोलेंगे उसको रेप करना बोलते हैं। उसका जो रेप हो रहा है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मैरिज लाइफ में ऐसा नहीं होता, उसको पीटा नहीं जाता। एक हस्बैंड कभी भी अपनी वाइफ को नहीं पीटता, कभी भी उसको गाली गलौच नहीं करता, उसको वर्बली अब्यूज नहीं करता। इन सब चीजों के बारे में पता लगने के बाद वो रिबेल करती है, रिबेल मतलब विरोध करती है इस चीज का। और उन सब, अब तक वो जो एक दासी के रूप में, एक स्लेव के रूप में अपने हस्बैंड और उसके बच्चों की सेवा कर रही थी, अब ये जो रोल है उसको वो फेंक देती है, और अब धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। लुक एट 13 पॉइंट। बाय द एंड ऑफ द नॉवल,
सिलीज न्यू फॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी अभी जो उसकी नई जो स्ट्रेंथ, जो ताकत उसके अंदर आई है, एज वेल एज हर एवर एंड्योरिंग। एवर एंड्योरिंग का मतलब होता है कि कभी ना खत्म होने वाला जो लव होता है नीटी के लिए, अब उसका फल सामने आता है। ठीक है, क्या फल मिलता है उसको, मतलब उसका जो फल मिलता है अब उसको, क्योंकि यहाँ पर नीटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल से नीटी जो अपने सिस्टर सिली को लेटर लिख रही होती है, बट वो जो लेटर होते हैं वो सिली के पास ना पहुंचकर उसके हस्बैंड मिस्टर के यहाँ पहुंचते हैं, और मिस्टर जो होता है वो सारे के सारे लेटर अपने पास रखता है, और एक वो लेटर अपनी वाइफ को लिख देता है कि मुझे सिली मर चुकी है, इस टाइप से। तो इस प्रकार से मतलब जो एक प्रॉपर, बट सिली क्या करती है, वो सोचती है कि चलो ठीक है, मेरी जो सिस्टर है वो मर चुकी है, फिर भी वो ये मानती नहीं, वो फिर भी उसको लेटर लिखे जा रही है लेटर उसे। ठीक है, अब होता क्या है, अब जो उसका प्यार, ठीक है, जो एक उसका देखो एवर एंड्यूरिंग लव, एवर एंड्यूरिंग का मतलब होता है कि कभी खत्म ना होने वाला प्यार नीटी के लिए जो होता है, अब उसका जो फल उसको मिलता है। फल क्या मिलता है आगे देखिए, ऑल थ्रू द ईयर्स, मतलब इन सालों के दौरान, शी हैज केप्ट द मेमोरी ऑफ नीटी अलाइव, वो नीटी की जो यादें होती हैं उसको अलाइव मतलब जिंदा रखती है अपने दिल में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस सच्चाई के बावजूद भी कि देयर वॉज नो प्रूफ, कि यहां पर कोई सबूत नहीं है कि नीटी भाई जिंदा है भी या नहीं। नीटी नॉट ओनली इज अलाइव, वास्तव में नीटी ना केवल जिंदा होती है मगर वो सिली के जो 2 बच्चे होते हैं एडम और ओलिविया, उनका पालन पोषण भी कर रही है। सिली एंड नीटी एंड सिलीज 2 चिल्ड्रन नाउ ग्रोन एंड आर रीयूनाइटेड, अब वो बच्चे हैं और सिली जो होती है, नीटी जो होती है, वो बड़े हो जाते हैं और अब वो यूनाइट का मतलब है आपस में मेल होना, आपस में मतलब वापस मिलना, और फिर वो दोबारा मिल जाते हैं। 14 पॉइंट में देखिए, डिस्पाइट ऑल द हरासमेंट, इन सब हरासमेंट के बावजूद, हरासमेंट का मतलब होता है कि जो यातनाएं होती हैं, यातनाओं को हरासमेंट बोलते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, याद रखना, डिस्पाइट ऑल द हरासमेंट सिली हेल्ड ऑन, हेल्ड ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज को सहन करते जाना। ठीक है, इन सब हरासमेंट के बावजूद भी सिली जो होती है वो गिव अप नहीं करती। गिव अप मतलब हार जाना, हारती नहीं, वो इन सब चीजों के साथ सामना करती है। शी लर्नड टू फाइट, वो फाइट करना सीखती है। टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, वो अपने आप कॉन्फिडेंटली खड़ी होती है इन सब प्रॉब्लम के खिलाफ। शी नेवर गेव अप ऑन हर लव फॉर नीटी, और वो अपने जो प्यार होते हैं नीटी के लिए, इस चीज को जानते हुए भी कि नीटी अलाइव नहीं है, फिर भी वो उस चीज को नहीं मानती, वो हार नहीं मानती और लेटर लिखती रहती है। नॉर डिड शी गिव अप ऑन हर लव फॉर गॉड, और ना ही गॉड, देखिए गॉड उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। उसका पहले उसका फादर था, वो उसको रेप किया जा रहा था, और उसका जो हस्बैंड था वो भी एक तरह से रेप ही हुआ, इसमें सेक्स नहीं हुआ। आई वुडंट से सेक्स, इट्स कम्प्लीटली रेप, जबरदस्ती हो रही है। तो इसके बाद उसके साथ जो वो वहां भी हस्बैंड के घर में हो रहा था, इन सब के बावजूद भी गॉड इज नॉट हेल्पिंग हर, फिर भी वो उसको मतलब ब्लाइंडली लेटर लिखे जा रही है, अपनी चीजों को, अपने दर्द को बयां किए जा रही है। 15 पॉइंट में देखिए, सिली सर्वाइव्ड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, सिली जो होती है वो सर्वाइव करती है। ठीक है, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से भी सर्वाइव करती है, वो अपने आप को टिका के रखती है। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में भी, और स्पिरिचुअली मतलब अपनी आत्मा को भी बचा के रखती है, अपने आप को संतुष्ट करके रखती है कि यस, कुछ कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम जरूर आएगा जब उसको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। एंड शी मैच्योर्ड इनटू ए फुल सॉलिड मॉडर्न 20th सेंचुरी वुमेन। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो इस लाइन को बोलते ही ना मेरे तो मतलब आई रियली फील कि अब ना मुझे जो कैथारसिस सा मिल गया, संतुष्टि मिल गई कि अब देखो उसने क्या किया। वो अब एक फुल सॉलिड मॉडर्न 20th सेंचुरी लड़की के रूप में वो सामने आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। सिली कंटिन्यूइंग करेज इन द फेस ऑफ व्हाट शी हैज टू एंड्योर, जो सिलीज का जो कंटिन्यू लगातार जो करेज, जो साहस होता है इन द फेस ऑफ व्हाट शी हैज टू एंड्योर, एंड मतलब उसको क्या सहन करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ भी उसका जो साहस होता है, उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ जो लड़ने के लिए। एंड शी कैन पर्टिकुलरली एडमायर हर कंटिन्यूइंग, और अब उसको ये पता लग जाता है कि भाई अब इन सब प्रॉब्लम को वो सहन कर रही है, मगर इस चीज से वो निराश ना होकर अपने आप को एडमायर कर रही है, वो अपने आप को करेज कर रही है, अपने आप को साहस दे रही है।
और सस्टेनिंग लव फॉर हर सिस्टर, और अपने जो प्यार होता है नीटी के लिए उसको बचा के रख रही है, उसको पूरा होल्ड करके रखा हुआ है उसने कि भाई कभी ना कभी तो नीटी शायद सामने आएगी। इवन शी नोज कि शायद वो मर चुकी है, बट फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। दिस बुक इजंट अबाउट रेप। एक्चुअल में ये जो बुक होती है वो रेप के बारे में नहीं है, वो है रेप के बाद की घटनाएं, ठीक है। इट इज अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर द रेप, कि रेप के बाद देखिए आप एक लड़की किस प्रकार से, देखो होता क्या है कि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, नॉट इवन लड़की, कोई भी ह्यूमन बीइंग लगा लीजिए, लड़का लगा लीजिए, लड़की लगा लीजिए, उसके साथ कभी भी कोई जबरदस्ती होती है। जबरदस्ती नॉट इन द सेंस ऑफ कि फिजिकली हो, ऐसा कुछ हो, किसी भी प्रकार से किसी को मारना पीटना, इसको भी जबरदस्ती कहेंगे हम लोग। तो जब ये चीजें होती है तो उसको उस बच्चे को एक चीज महसूस होती है कि मुझे बचाने वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला आसपास कोई नहीं है। शी इज द ओनली हर सेल्फ और हिम सेल्फ टू प्रोटेक्ट हिम और हर सेल्फ। देर इज नो वन एल्स टू प्रोटेक्ट हर और हिम। कोई नहीं है उसको बचाने वाला। तो होता क्या, वो मेंटली, फिजिकली और सोशली हर प्रकार से वो बच्चा टूट जाता है। वो इतना ज्यादा दब जाता है चीजों के साथ कि वो जो जिसके ऊपर वो जो उसके साथ ऑपरेशन कर रहा है, जो उत्पीड़न कर रहा है, जो उसको डरा रहा है, धमका रहा है, पीट रहा है, रेप कर रहा है, वो उससे ज्यादा इतना ज्यादा खौफ, डर लगता है उसको कि वो उससे ऊपर कभी उठ नहीं सकता। तो नीटी के साथ भी ऐसा ही होता है। नीटी भी मतलब इस प्रकार की चीजों को सहन करना सीखती है धीरे धीरे, फिर उसके बाहर चीजों से बाहर वापस वो निकलती है। अब देखिए, अब हम चलते हैं 17 पॉइंट्स की तरफ कि इन फैक्ट वन ऑफ द सेंट्रल फोकसेस ऑफ द बुक इज ऑन सिलीज मेंटल एंड इमोशनल रीबर्थ। यहाँ पर हम बात करते हैं सिली के रीबर्थ की, दोबारा जन्म की, ठीक है। जब सोफिया और शग उसके लाइफ में आते हैं तो उसका मेंटली और इमोशनली उसका एक नया जन्म होता है। हेट एंड वायलेंस हैव ऑलमोस्ट किल्ड। हेट, नफरत और जो वायलेंस होता है वो पूरी तरह से अब जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वो नीटी को पूरी तरह से मतलब मार देते हैं। सिली बट देन शी मीट्स शग। मगर जब वो शग से मिलती है, ए वुमन हु इज एबल टू किंडल फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल लव एंड सेल्फ लव विद इन सिली फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर वो क्या करती है, वो उसके लाइफ में आती है, शग उसके लाइफ में आती है और उसको हर प्रकार से एक, देखिए अभी तक मैं आपको एक चीज बताता हूं कि चलो ये जो एलिस वॉकर ने इस चीज को बार बार डिपिक्ट किया, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर ना सेक्स और रेप दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। रेप जो होता है ना, वो एक जबरदस्ती किया हुआ एक ऐसा इंटरकोर्स कहेंगे हम उसे, वो एक सेक्स नहीं होता, वो एक इंटरकोर्स होता है जिसके अंदर एक पर्सन जो होता है ना वो इतनी पूरी तरह से टूट जाता है। आप सोच कर देखिए, आप किसी बच्चे को चाटा लगाइए, आप देखिए उसकी मेंटलिटी देखिए कितना ज्यादा वो सहम सा जाता है। आप सोचिए उस बच्चे के साथ क्या हुआ। अब तक उसको जो एक इंटरकोर्स, जो एक सेक्स का अनुभव, जो फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो अभी तक उसको नहीं होती। बट शक उसकी लाइफ में आती है, अब उसको वो एज ए लेस्बियन के रूप में देखती है और अब वो इस चीज को मतलब इंजॉय भी करती है, उसको देखती है कि हाँ ये लाइफ होती है, ये है वो चीज। मतलब अब तक जिस चीज को उसने बिगड़ा रूप देखा था, ठीक है, अब तक वो मर्दों से नफरत करती थी, डर लगता था उसको। मगर अब जब शग उसके लाइफ में आते हैं तो उसको इमोशनली, सेक्सुअली हर प्रकार से उसका जो एटीट्यूड होता है उस बच्ची का, हर प्रकार से उसका एटीट्यूड बदल के रख देती है। अब उसका जो एटीट्यूड होता है वो अब चेंज हो जाता है, अब उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, ठीक है। तो ये इन लाइन में यही बोलता है, इन ए सिमिलर वे सिली बिकम्स फ्रेंड विद हर डॉटर इन लॉ। अब वो जो सोफिया होती है, उसकी जो बेटे की जो वाइफ होती है, उससे भी वो काफी ज्यादा घुल मिल जाती है, उसकी दोस्त बन जाती है। हु टीचेज हर बाय एग्जाम्पल व्हाट करेज इज। अब उसको इस प्रकार की टीचिंग उसको पढ़ाती है कि भी करेज, हिम्मत क्या होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज वुमेन एंड देयर केयरिंग फॉर वन अनदर। वो एक दूसरे की इतनी केयरिंग करती है और एक दूसरे को वो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान करती हैं ताकि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। डिस्पाइट मतलब रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, इन प्रकार की प्रॉब्लम के बावजूद भी, ठीक है, वो इस क्रूअल संसार में वो एक दूसरे की हेल्प कर पाए और वो ग्रो कर पाए। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता है। 18 पॉइंट में भी देखो कुछ ज्यादा वही चीजें बार बार घूम के आ रही हैं। तो मेन पॉइंट मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया है।
अगर इसके अलावा इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो गाइज आई थिंक मैंने इस नॉवल को बड़े ही प्यार से, मैं आपको सच बताता हूँ कि देखो, जब आप कोई भी नॉवल पढ़ते हो आपको नॉवल किस प्रकार के सामने मिलेंगे। ऐसे नॉवेल्स भी आते हैं जिसमें ना जीवन की ऐसी रियलिटीज आपको समझनी पड़ती है जिसका अनुभव आपको लाइफ में कभी पहले नहीं हुआ, ठीक है। और बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए मतलब मैं तो ये बोलूँगा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स इंडियन, हम इस प्रकार के रूढ़िवादी भारतीय हैं कि हम ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज जो हम कभी डिस्कस नहीं करते अपनी लाइफ में, ठीक है। इवन मैं आपको सच बताता हूँ कि इवन आफ्टर द मैरिज, ठीक है, आप मैरिज के बाद भी आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी चीजें डिस्कस करने से भी झिझकते हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये चीजें होती नहीं जीवन में, है ना। इस चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। और जब आप अगर एक एज ए लिटरेरी पर्सन के रूप में आप अगर एक रीडर हो, आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आपको हर एक प्रकार के राइटर को पढ़ना पड़ता है और उस राइटर के जो लिखे हुए जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको उसको समझना भी पड़ता है। आप ये देखिए एलिस वॉकर, देखो एलिस वॉकर ने कैरेक्टर को फैब्रिकेट किया। फैब्रिकेट का मतलब उसको बनाया, उसका नाम था सिली। मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि एलिस वॉकर के जीवन में ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया। एलिस वॉकर ने खुल के नहीं बताया कि ये मेरे साथ हुआ है, मगर हमें सोचने पे मजबूर हो गए, भाई इस प्रकार का इतना रियल एक्सपीरियंस शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की के टच में आई होगी। जैसे टोनी मॉरिसन के पड़ोस में एक पिकोला टाइप की एक लड़की रहती थी और टोनी मॉरिसन ने सोचा कि भाई फ्यूचर में इस टाइप की लड़की को मैं एज ए कैरेक्टर अपनी नॉवल में जरूर फैब्रिकेट करूंगी। इसी प्रकार एलिस वॉकर ने भी किया। और आपको इन चीजों को एक चीज समझनी है। देखिए यहां पर इस नॉवल को समझना है आपको कि शग और जो सिली है इसका रिलेशन क्या है, लेस्बियन क्यों है वो, इसको समझना है अभी आपको, ठीक है। देखो अभी तक आफ्टर द मैरिज के बाद तक भी सिली को सेक्सुअल डिजायर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, सेक्सुअल डिजायर के बारे में कुछ नहीं पता होता उसको, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बुरा होता है। आप एक चीज देखिए, आपने सपोज कीजिए आप छोटे से बच्चे हो और आपने ना बाइक चलाना सीखा और पहली बाइक चलाने में आप गिर जाते हो, आपकी चोट लग जाती है तो आप डर जाते हो, ठीक है। दूसरी बार बाइक को हाथ लगाने से मतलब डरोगे, होता है ना ऐसा। इसी प्रकार से उस 13-14 साल की लड़की, आप सोचिए उसको शायद 9 साल से 8 साल से उसके फादर कंसिस्टेंटली उसके साथ फिजिकली मतलब इस प्रकार का क्रूएलिटी करते आ रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंस कैसे, मतलब उन चीजों को इतना बिगाड़ कर दिखाया गया है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस प्रकार। बट एक्चुअल में बाद में जब शग उसकी लाइफ में आई, उसको मेंटली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली, फिजिकली हर प्रकार से उसको एक नया अनुभव देती है वो पर्सन और उसको एक नया ट्रांसफॉर्मन कैरेक्टर के रूप में आगे बढ़ती है वो, ठीक है। और एक चीज बताइए कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो एक बच्चा तो प्यार कैसे मिलेगा उसको कैसे पता होता है कि प्यार क्या चीज होती है। चाहे वो हस्बैंड से मिले, चाहे वो फादर से मिले, चाहे वो बिलव्ड अपने प्रेमी से मिले, तो कैसे पता होगा। तो आपको इस नॉवल को बड़ा ही डीप जाकर समझना है। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस नॉवल की जो मतलब जो डीप पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो एग्जाम में। तो गाइज वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, मुझे नहीं पता इस वीडियो को अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा, बट with that promise that I'll be back with a new question. I'll take you leave and till then bye bye, and I'll get back once again after some time. Thank you very much.